लगभग एक इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है कि किस तरीके से, देखिए, मोदी भारत के मान को बढ़ाने के लिए अमेरिका की जमीन पर है और विपक्षी पार्टी उसी मोदी को हटाने के लिए पटना में इकट्ठे हो रहे हैं बिना किसी एजेंडे का। इनका एक ही एजेंडा है कि किस तरीके से मोदी को हटाया जाए, जबकि इनके पास कोई एक चेहरा नहीं है। इनके पास एक भी चेहरा ऐसा नहीं है। मीटिंग करने से पहले अब तक इतने इनके नेगोशिएशन हो चुके हैं, इतने ये राजनीतिक दौरे नीतीश कुमार जी हर प्रदेश के कर चुके हैं, हर प्रदेश की क्षेत्रीय लीडरशिप से मिल चुके हैं, हर क्षत्रप से मिल चुके हैं। उसके बावजूद ये सभी को इस बात में एक टेबल पर लाने में सफल नहीं हो पाए कि भाई प्राइम मिनिस्टर का चेहरा कौन होगा जो मोदी के खिलाफ चुनाव में जाएगा। तो खैर इस बात को छोड़िए। लगभग ऐसी एक शुरुआत 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चंद्रबाबू नायडू ने, तत्कालीन आंध्रा के जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने करी थी। वो एनडीए से अलग हुए। एनडीए से अलग होने का उन्होंने अपनी ढपली अपना राग अलापा, अपनी ढगली अपना राग अलापा। और उस दौरान भी कर्नाटक के चुनाव हुए थे। कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बनी थी। कांग्रेस और जेडीएस सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में सारी विपक्षी पार्टियों को बुलाया गया और विपक्षी एकता को मंच पर से दिखाया गया, ऐसे जैसे कि 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार को सारी विपक्षी एकता मिलकर उखाड़ फेंकेगी। लगभग वही कहानी, टाइमिंग लगभग वही है, लेकिन इस बार जो एक्टर्स है वो बदल गए। पिछली बार चंद्रबाबू नायडू थे, इस बार नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है कोई नहीं जानता। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या बिहार का मुख्यमंत्री ही बना रहने की है या देश का प्रधानमंत्री बना रहने की है। अब यदि मैं उनकी प्रधानमंत्री की बात करूं तो सबसे पहले उनकी सक्सेस, उनकी सफलता मुख्यमंत्री रहते हुए देख लीजिए। आज तक वह अपने दम पर बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। 2 बार या 3 बार मानिए वो भाजपा के सहयोग से बने, 2 बार, और 2 बार वो आरजेडी और दूसरी जो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी हैं उनके सहयोग से। तो ये तो उनका एजेंडा रहा। तो कहीं ना कहीं जो ये गोलबंदी कर रहे हैं, जिसमें ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिन क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद और अस्तित्व सिर्फ कुछ प्रदेशों में, और कुछ क्षेत्रीय पार्टी ऐसी उनका पूरे प्रदेश में भी ना होगा, उस प्रदेश के कुछ एक हिस्से में है। अब इन सब लोगों को इकट्ठा करके एक सशक्त चेहरा, एक क्रेडिबल फेस, एक रिलायबल फेस, एक पर्सन ऑफ कमिटमेंट, पर्सन ऑफ प्रॉमिस, पर्सन ऑफ डिलीवरी मोदी के खिलाफ इकट्ठा हो रहे हैं। तो ठीक है, लोकतंत्र है, मिलने का, गठबंधन करने का, विचार साझा करने का, एक विमर्श चलाने का अधिकार सभी को होता है लोकतंत्र में, क्योंकि संविधान ने सभी को यह अधिकार दिया है। राजनीतिक पार्टियां तो सबसे आगे रहती हैं इसमें। तो मैं यह कहना चाह रहा हूं कि ऐसे प्रयास कई बार हुए हैं, और जब जब देश में गठबंधन की सरकारें रहीं, सबसे पहली गठबंधन की सरकार आप सभी को पता होगा कि इमरजेंसी के बाद 1977 में बनी, जो मुश्किल से 2 साल चल पाई। अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेके जो गठबंधन के नेता थे वो आपस में एक दूसरे टकरा गए। अंततः कांग्रेस ने अपनी बातों में फंसाकर उस सरकार को गिरा दिया। उसके बाद ऐसा ही एक प्रयोग 1989 में हुआ, जब बीपी सिंह सभी विपक्षी पार्टियों को इकट्ठा करके प्रधानमंत्री बने, और अंततः वो भी लगभग 2 साल पूरे नहीं कर पाए। फिर उसका चंद्रशेखर हुए। इस प्रकार की चीज़ें चलती रही। फिर अटल जी ने भी गठबंधन की सरकार बनाई, पहली बार 13 दिन, फिर 13 महीने, फिर अंततः 4.5 साल चलाई, जिसमें वो कभी भी खुल के काम नहीं कर पाए और अपने एजेंडे और अपनी पॉलिसी के मैनिफेस्टो को कभी भी ज़मीन पर पूरी तरीके से नहीं ला पाए, और हमेशा यही विडंबना रही और यही एक समस्या रही अटल जी के साथ। उसके बाद भी गठबंधन की सरकारें उसके पहले भी रहीं, अपने गुजराल साहब और देवेगौड़ा साहब, लेकिन सफल नहीं हुई। तो वैसा ही एक प्रयोग करना चाहते हैं, जबकि अब तो वैसी रीत और नीत नहीं है, परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। अब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका है। उसके बावजूद इन्होंने वो गठबंधन की राजनीति देखी है। गठबंधन की राजनीति में देश कितना अस्थिर रहा, देश की इकोनॉमिक पॉलिसी पैरालाइज थी, देश में इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल थ्रेट सबसे अधिक था। और भाई जब 20 से 24 पार्टियां एक साथ अपना एजेंडा तैयार करती हैं तो कहीं ना कहीं उनमें टकराव की स्थिति आती है। और टकराव क्या होती है, टकराव के बाद वो अलग हो जाती है, सरकार गिर जाती है, देश के बाद फिर एक बोझ पड़ जाता है चुनाव का। तो इस चीज़ को अब जनता, मेरे ख्याल से जो अब आज की युवा पीढ़ी है, उन्होंने वो दौर देखा नहीं है और ना ही वो देखना चाहते हैं, और बड़े स्पष्ट हैं, बड़े डिसाइसिव हैं। उनको पता है कि देश की नीति, देश की बागडोर उसी व्यक्ति के हाथ में दी जाएगी जो देश को चला सके, जो सक्षम है, जो साउंड है, जो इफेक्टिव है, और जिसके पीछे कोई परिवार नहीं है, जिसके पीछे कोई एक लॉबी नहीं है, जिसके पीछे कोई एक क्षत्रप नहीं है, जिसके पीछे एक जाति विशेष या समुदाय विशेष नहीं है। इसीलिए ये जो बैठक कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इनके मन में खुशी होगी इस बात को लेके, लेकिन 2024 के नतीजों के बाद इनको अपने आप स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि यह राजनीतिक, जैसे कहते हैं पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है इस बैठक को करना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।
इनको कुछ प्राप्त होना नहीं है। जो भी घटक इसमें शामिल हो रहा है, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हैं, चाहे अखिलेश यादव हैं, एक ममता बनर्जी को छोड़ दो, उनका उनका प्रेजेंस, उनका वजूद बहुत अच्छा है पश्चिम बंगाल में।